Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we'll start with the Indian Express for 16 September. और सबसे पहले एडिटोरियल से ही शुरू कर रहे हैं हम. सो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एडिटोरियल ऑन सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी. सिविलाइजेशनल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिल बी टॉकिंग अबाउट एशियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना, जिसको अभी सिविलाइजेशन माना जा रहा है रशिया, चाइना एंड इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए. अब एक्चुअली में क्या हुआ है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी से चाइना की पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और इसलिए माना जा रहा है कि कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंज आ सकता है विथ चाइना. ओके, तो अब क्या है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में पहली बार दोनों जगह के हेड्स जो हैं, जैसे यहाँ के पीएम और वहाँ के प्रेसिडेंट चाइना के, वो अभी मिलेंगे 22nd काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट जो अभी हुआ है एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का. ये कहाँ पे हुआ है? ये समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ है. और एससीओ के मेंबर्स आपको कई बार बता चुके हैं, तो आपके लिए पहला सवाल यही है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हु आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ. ओके, तो अभी एक रीज़न कि ये मीटिंग अभी इस टाइम पे क्यों हो रही है वो ये शो करता है कि चाइना का जो पब्लिक ओपिनियन है, खासकर मतलब पीएम की वजह से वो चेंज हो रहा है. वहाँ पे काफ़ी विजिबल चेंज है और स्पेशली जो हमारा स्टैंड रहा है ऑन यूक्रेन क्राइसिस, और इससे इंडिया का असर्शन ये चीज़ सामने आ रही है कि इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है. ओके, तो आप इसमें एक चीज़ समझिए कि किस तरीके से जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ के पब्लिक को भी इफ़ेक्ट करते हैं, एंड हाउ दैट पब्लिक इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द गवर्नमेंट एंड द डिप्लोमेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ओके, तो जो चाइना की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो वो मोदी की खासकर पॉलिटिकल जो एस्ट्यूटनेस है यानी कि क्लेवरनेस है कि किस तरीके से वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाए हैं बाय बैलेंसिंग द रिलेशंस विथ मेजर पावर्स. ओके, और उनका ये भी मानना है वहाँ की पब्लिक का कि बीजिंग को भी ऐसी सिमिलर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए इन इट्स अप्रोच टुवर्ड्स यूक्रेन कन्फ्लिक्ट. और उनका ये मानना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा सक्सेस मिली है इन गेटिंग द पब्लिक सपोर्ट एज़ कम्पेयर टू चाइना. मतलब पब्लिक को यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से यहाँ की लीडरशिप ने कन्विंस कर लिया है. और इससे मतलब एक ये रेवलेशन एक्चुअली उनके सामने आया है कि ऐसे इंट्रिकेट डिप्लोमेटिक मैनूवर में भी इंडिया इजीली अपना रास्ता निकाल लेता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख लेता है. तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है कि कई लोग जो चाइना में दे आर बिगनिंग टू चैलेंज द स्ट्रांगली हेल्ड ऑफिशियल व्यू. अब जो ऑफिशियल व्यू था उसको अब चैलेंज किया जा रहा है. ऑफिशियल व्यू क्या था कि इंडिया जो है इट हैज़ ऑलरेडी अलाइंड विथ यूएस टू कंटेन चाइना. ओके, तो ये माना जा रहा था कि इंडिया यूएस के साथ ऑलरेडी अलाइन कर चुका है, तो अब इस चीज़ को पब्लिक ही वहाँ की जो है वो उसको चैलेंज कर रही है. और इसके अलावा वहाँ की सोशल मीडिया, अब ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक के अलावा मीडिया भी क्या रोल प्ले कर सकती है. और इसलिए कई बार क्यों बोलते हैं कि कई बार जब मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, अपनी कंट्री की भी बात करते हैं, तो ये भी चीज़ आती है कि वो शायद बाहर के व्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं. तो अब देखो वहाँ की जो सोशल मीडिया है वो भी इंडिया की तरफ अटेंशन खींच रही है, लोगों का भी और ऑफिशियल डिप्लोमेसी का भी, और इंडिया के व्यू पॉइंट्स को कन्वे कर रहे हैं एक तरीके से. और ख़ासकर जो अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे, उनके जो बहुत रोबस्ट इंटरवेंशंस हुए हैं कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स में, और इंडिया की पोजीशन को उन्होंने किस तरीके से डिफेंड किया है, तो दिस हैज़ मेड हिम अ स्टार इन चाइना. एंड खासकर वही पीएम की अस्ट्यूटनेस से उन लोग का ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है. और दिस इज़ ऑल्सो अंडरलाइंड बाय द रियलाइजेशन कि इंडिया बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं ग्लोबल साउथ की, उनकी तरह मतलब कहीं अलाइंड नहीं है. वो अपनी न्यूट्रलिटी को खुद ही लेवरेज कर रहा है और अपनी पोजीशन खुद एक ग्रेट पावर की तरह बना रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में. और किस तरीके से उसमें इंडिया ने अपने कोविड क्राइसिस में भी इकोनॉमी को बचा के रखा, तो ये सारी चीज़ों से भी जो है पॉलिटिकल व्यू वहाँ का चेंज हो रहा है ना. और अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का जो स्टेंस रहा है यूक्रेन ने, तो उसमें भी चाइना में काफ़ी पॉजिटिव मोड आ गया है. और इससे हो सकता है कि जो ऑनगोइंग हमारा डिप्लोमेटिक इम्पास है, इम्पास यानी एकदम चीज़ें रुकी हुई हैं एक जगह पे, है ना, अटक गई हैं बिटवीन द टू एशियन नेबर्स यानी इंडिया एंड चाइना, हो सकता है कि वो रिजॉल्व हो जाए. ओके,
और इंडिया जो है वो केवल चाइना के साथ में एक प्रॉपर फेवरेबल इंगेजमेंट नहीं करना चाह रहा है, बल्कि साथ में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भी परसू करना चाह रहा है। तो वो चीज़ें भी मतलब जो ये स्टैंड्स लिए जा रहे हैं, इंडिया को डिफेंड करना, यूक्रेन में अपनी अप्रोच रखना, तो इससे भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जा रही है कि इंडिया जो है एक न्यू इंडिया के इमरजेंस के लिए कोशिश कर रहा है ना। द इंटरनेशनल अरेंजमेंट इज़ बीइंग सच दैट दे कैन शो द इमरजेंस ऑफ अ न्यू इंडिया। फाइन। और अब यहाँ पे बताया है कि मतलब गवर्नमेंट का कह लो या फिर इंडिया का कह लो कि जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें खासकर हमने ओपन डिप्लोमेसी रखी है रशिया और चाइना के साथ में, लेकिन हम कहीं भी नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस भी पूरे वर्ल्ड के सामने आ रही हैं। तो अब ये देखो, ये चीज़ यहाँ पे अब सिविलाइजेशन वाली आ गई है कि पीएम के हिसाब से रशिया और चाइना जो हैं वो सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, और इनमें से किसी का भी अगर अगर ये वीकन हो जाते हैं, रशिया या चाइना, तो उससे इंडिया की जो एबिलिटी है, एक्सटर्नल थ्रेट्स ही किसको कह रहे हैं, एक तरीके से वेस्टर्न पावर्स को, तो उनको रेजिस्ट करने की एबिलिटी पे भी असर पड़ेगा। फाइन। तो इसलिए भले रशिया और चाइना, खासकर रशिया तो क्लोज है, चाइना से हमारी भले थोड़ी सी एक एनिमिटिक वो है, लेकिन फिर भी हम वेस्टर्न को भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहते हैं। इस वजह से उनको भी, चाइना को भी हम वीकन नहीं होने देंगे। ओके। एंड इंडिया इज़ ऑल्सो अ सिविलाइजेशनल स्टेट। तो इस तरीके की चॉइसेस जो हैं दे आर कंपेलिंग हमारी अभी की करंट फॉरेन पॉलिसी, एंड दिस स्प्रिंग्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ एशियन सिविलाइजेशनल ड्रेड अगेंस्ट कंटिन्यूड वेस्टर्न डोमिनेंस। सो प्लीज़ नोट डाउन दिस वर्ड, सिविलाइजेशनल ड्रेड। तो ये सिविलाइजेशनल ड्रेड कहाँ से, अगेंस्ट कंटिन्यूड वेस्टर्न डोमिनेंस से जो आ रहा है ना। तो इस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस ये हुए हैं। ओके, आई होप आपको इसका पूरा समझ में आ गया होगा जिस्ट हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस किए, हाउ द फॉरेन पॉलिसी अप्रोच ऑफ आवर नेशन इज चेंजिंग। ओके। अब जितना इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमी भी है। तो आरबीआई के ऊपर अब एक आर्टिकल आया है कि किस तरीके से वो करेंसी को डिफेंड कर रही है, एंड ऑथर हैज सेड दैट दिस इज़ अ पॉइंटलेस डिफेंस। तो लीगली अगर देखा जाए तो ऑथर का कहना है कि आरबीआई को टारगेट क्या करना है, इन्फ्लेशन रेट करना है, लेकिन अभी ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स होता जा रहा है, और इस वजह से सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट को भी टारगेट कर रही है। और इंटेलेक्चुअल कंसेंसस जो ये निकल के आया है वो ये है कि पहले भी पास्ट में आरबीआई इस तरीके के अटेम्प्ट कर चुकी है करेंसी को डिफेंड करने के, विच हैज़ फेल्ड। इसलिए आपको करेंसी को नहीं मैनेज करके आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट इन्फ्लेशन होना चाहिए था, और अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक बहुत कॉस्टली मिस्टेक भी पड़े। ओके। और जितना इंटरवेंशन अभी करेंसी मार्केट में किया जा रहा है तो उससे समझ में आ रहा है कि आरबीआई पूरी तरीके से अपने लेवल्स को अभी डिफेंड करना चाह रही है। और इसका हमको कैसे पता चल रहा है, एक्चुअली में क्या था कि इंडिया का फॉरेक्स इस ईयर के स्टार्टिंग में $633 बिलियन था, बिगनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर यानी जनवरी में, लेकिन सितंबर के आते आते करीब $80 बिलियन गिर के $553 बिलियन पे आ गया है। अब ये जो डिक्लाइन है इसका काफ़ी कुछ वजह है रिवैल्यूएशन लॉसेस। तो क्या हुआ है कि यूरो की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। ये आर्टिकल हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, कंपैरिजन कर चुके हैं यूरो वीकनिंग का और इंडियन रुपी किस तरीके से अपना स्टेटस बनाया हुआ है। तो सेम चीज़ ये बोल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन लॉसेस हुए हैं कि यूरो ने अपनी जो वैल्यू है उसकी वीकन हो गई अगेंस्ट डॉलर, और इसके अलावा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है टुवर्ड्स द यूरो, एंड दिस वुड हैव लेड टू साइजेबल इन्वेस्टमेंट लॉसेस। ओके, तो इस वजह से ऑलरेडी हमारा लॉस हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि जो रुपये के ऊपर प्रेशर है वो कम नहीं होगा, और इसके दो रीजंस है। पहला रीज़न ये बताया है कि डॉलर जो है वो तो देखो स्ट्रेंथन हो रहा ही है, तो एक टर्म यहाँ पे इन्होंने बताया है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्या होता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रीन बैक। अब पहले मैं आपको बता दूं ग्रीन बैक क्या है। तो ग्रीन बैक एक्चुअली जो यूएस के नोट्स होते, करेंसी नोट्स होते हैं, उसी को ग्रीन बैक कहा जाता है। रीज़न कि पहले इनको केवल ग्रीन बैकग्राउंड पे प्रिंट किया जाता था। ओके, तो डॉलर इंडेक्स क्या मेजर करता है, इस ग्रीन बैक की स्ट्रेंथ को, यानी डॉलर की स्ट्रेंथ को मेजर करता है अगेंस्ट द बास्केट ऑफ
ऑफ 6 करेंसीज, दैट इज यूरो, येन, पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना एंड स्विस फ्रैंक। ओके, और ये अभी देखा जाए स्ट्रेंथ जो है डॉलर का वो 20-ईयर हाई पर है, यानी 20 सालों में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं रहा है। और अभी ये माना जा रहा है कि जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, वो और ज़्यादा टाइटन करेगी, इसलिए ये सिचुएशन रिवर्स होना पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर है हमारा, कि जो हमारा कैड है यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, ये हमारा कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, यानी कि जो हमारा इंपोर्ट्स में एक्सपेंडिचर है माइनस द रेवेन्यू। ओके, तो हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। ओके, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंटिन्यूसली और डिटेरियोरेट हो रहा है। और एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली कोलैप्स करी है ना, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं ज़्यादा और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा रहेगा। ओके, तो अब ये कायदे से जो हमारा 2013 में क्राइसिस हुआ था उसके कई नज़दीक आ गया है। तो अब आरबीआई किस हद तक अपने रिजर्व्स को इस तरीके से डिफेंड कर सकती है, और क्या मतलब कुछ महीनों में फॉरेक्स रिजर्व्स अगर इसी तरीके से डिप्लीट होते रहे तो फिर उसके आगे क्या होगा। तो अब ऑथर कह रहे हैं कि इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि क्या आरबीआई को करेंसी को डिफेंड करना भी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि जो एक लेसन हमने पिछले करेंसी क्राइसिस से सीखा है वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिस टाइम वाली जो फैक्टर होती है कभी अलग नहीं होता है, चीज़ें यानी कि रिपीट होती हैं। ओके, तो यू कैन राइट डाउन दिस लाइन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिस टाइम, या आप इसको इस तरीके से मार्क करके लिख सकते हैं, दिस टाइम इज़ नेवर डिफरेंस। ओके, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ राइट दिस डाउन। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी होती है, तीनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। कौन सी तीनों चीज़ें, कि ऐसी इकोनॉमी होना जिसकी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हो, ओके, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हो, साथ में ऐसी इकोनॉमी होना जहाँ पे कैपिटल का फ्री फ्लो हो, और साथ में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना। ये तीनों चीज़ें साथ में होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि जो आप रुपी को डिफेंड भी कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि सेंट्रल बैंक को पता है कि करेंसी की सही लेवल क्या है, लेकिन मार्केट्स को ये नहीं पता है, तो आप इस हद तक आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो आप डिफेंड कर रहे हो ना, इससे इकोनॉमी पे और ज़्यादा कॉस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है उसने कोविड के बाद में खासकर अपने एक्सपोर्ट बूम से ही बेनिफिट किया है, और 21-22 में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट था वो 36% पे पहुंच गया था। लेकिन अचानक से अभी क्या हुआ है कि बाकी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था ना, तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ की सेंट्रल बैंक्स ने अपनी टाइटनिंग शुरू कर दी है वहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा था तो उन्होंने भी टाइटनिंग शुरू कर दी है ना। आपको पता है कि इन्फ्लेशन होता है तो रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, उसकी टाइटनिंग होती है, तो वहाँ पे भी उन्होंने टाइटनिंग पॉलिसी रखी है। तो इसकी वजह से वहाँ पे डिमांड जो है वो कम हो गई और इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे टाइम पे रुपी को और डेप्रिशिएट करते हो तो इससे मतलब अगर आप उसको डेप्रिशिएट होने देते हो तो इससे फ़ायदा किसको मिलेगा? एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बची रहेगी, या और नहीं तो उस कंपटीशन में एटलीस्ट रहेगी। अब कुछ लोग मानते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर करेंसी होती है उससे ये इंप्रेशन आता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आता है इकोनॉमी में, लेकिन एक इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन आर्टिफिशियली प्रॉपिंग अप। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आर्टिफिशियली रुपी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, और उसमें एक दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप इस तरीके से प्रॉप अप करो या फिर कंट्री की ग्रोथ की वजह से अपने आप इकोनॉमी या फिर करेंसी का उसका वैल्यू बढ़े। ठीक है, तो आप क्या करो, आप आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हो, तो दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती हैं। तो अभी ये चीज़ मानी जा रही है कि इन्फ्लेशन को आप एकदम सप्रेस नहीं कर सकते हो, पर आरबीआई का मानना ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आते आते शायद प्राइस प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ तो एविडेंट होगी आने वाले महीनों में। ओके,
नेक्स्ट इज पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी। तो ये आर्टिकल एक्चुअली है ना, जो एम्बेसडर्स हैं यूएई, और ये देखिए यूएई के एम्बेसडर, बहरीन के एम्बेसडर, और फिर इज़राइल के एम्बेसडर, और यूएस मिशन टू इंडिया के जो इंचार्ज हैं, उन लोग ने मिलके ये लिखा है ये आर्टिकल। ओके, सो दिस इज़ अबाउट अब्राहम रिकॉर्ड्स। तो 2 साल पहले यानी कि 2020 में सितंबर 15 को ये अकॉर्ड्स हुए थे, किस किस के बीच में? इज़राइल, यूएई और बहरीन ने साइन किया था, और इसको ब्रोकर किया था यूएस ने। ओके, तो दिस वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, और ताकि पीस और प्रॉस्पेरिटी आ सके मिडिल ईस्ट में, और इसमें इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई, क्योंकि वहाँ पे हमारी भी बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और उसके इन सारे कंट्री से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो इन ही नेशंस का एक कोलैबोरेशन है, ताकि टाइज को नॉर्मलाइज किया जा सके, और इज़राइल जो है द जूइश नेशन, उसको गल्फ नेशंस यानी कि बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके नज़दीक लाया जा सके। और ऑब्वियसली ये आपस में कुछ कॉमन वैल्यूज़ और म्यूचुअल इंटरेस्ट, क्योंकि सेम रीजन है ना, तो इसलिए शेयर करते तो हैं, तो और ज़्यादा वहाँ पे पीस को आगे बढ़ाने के लिए। और इसका ये बता भी रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स का क्या मतलब रहा है, रिकॉर्ड क्या रहा है, और क्या चीज़ें देखी गई हैं। तो पीपल टू पीपल टाइज डीपन हुई हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, फिर नए जॉइंट वेंचर्स आ रहे हैं कई सारे सेक्टर्स, जैसे क्लीन एनर्जी और हेल्थ में। और इसके अलावा एकेडमिक कोलैबोरेशन भी हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में, कल्चरल एक्सचेंज हुआ है ना, शेयर्ड हिस्ट्रीज़ को किया गया। उसके बाद में फिर डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी लॉन्च हुई है, जिससे नेशंस के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ी है, टूरिस्ट का मूवमेंट बढ़ा है, बिजनेस पीपल और स्टूडेंट्स का मूवमेंट बढ़ा है। और इसकी वजह से जो रीजनल कनेक्टिविटी के बढ़ने से इंडिया के लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जैसे बताया कि वो गल्फ़ में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डायरेक्टली इन कंट्रीज़ के बीच में फ्लाई कर सकते हैं। और रीजनल और मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी अब रास्ता बन गया है। कई कंट्रीज़, अब क्या होता था कि इजराइल से करती थी तो बाकी गल्फ नेशन से नहीं कर पाती थी कोऑपरेशन, तो अब मल्टीनेशनल कोऑपरेशन हो सकता है। और ये जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसका फ़ायदा इंडिया को भी मिलेगा, जैसे कि ऑलरेडी कमर्शियल कोलैबोरेशंस देखे जा रहे हैं कि इन सब कंट्रीज से आ रहे हैं टुवर्ड्स इंडियन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। और इसका एक हाई लेवल यदि इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखा जाए इन कंट्रीज़ के बीच का, तो वो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ I2U2। ओके, दिस इज़ अबाउट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। I2U2 क्या है? I इज़ फॉर इजराइल एंड इंडिया, एंड U इज़ फॉर UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये भी अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, और इसका भी यही रहेगा फोकस कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट हो सके अलग अलग सेक्टर्स में। और थ्रू 2 की प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, तो I2U2 पार्टनर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को मोबिलाइज करेंगे, और इसमें मॉडर्नाइज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्रीज़ को डीकार्बोनाइज किया जाएगा, है ना, और इससे इंडिया के लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो I2U2 जो है वो हर मेंबर कंट्री के स्ट्रेंथ्स और उनके रिसोर्सेज को कंबाइन करेगी, ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले जा सकें जो मेन ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके लिए, और फिर वो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के लिए एक मॉडल की तरह सर्व करेगी। ओके, जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी एक मॉडल की तरह सर्व करेगी। ओके, सो आगे आते हैं हम लास्ट एक्सप्लेन सेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे एक मलेरिया बूस्टर के ऊपर एक स्टडी हुई है उसके बारे में बता दूँ। तो अब एक लैंडसेट इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जर्नल है, उसमें ये चीज़ आई है कि वैक्सीन बूस्टर एक दिया जाए आफ्टर प्राइमरी 3 डोज रेजीम। तो यानी टोटल 4 डोजेज हो गए, 3 डोज पहले प्राइमरी, और उसके बाद में अगर मलेरिया वैक्सीन बूस्टर दिया जाए तो 70 से 80% प्रोटेक्शन बढ़ सकता है। और ये किस चीज़ के ऊपर किया है? तो ये ऑक्सफोर्ड के जो खासकर रिसर्चर्स थे उन्होंने एक कैंडिडेट मलेरिया वैक्सीन है, उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। ओके, R21 मैट्रिक्स M किसके लिए? मलेरिया के लिए है। और इसमें पता चला है कि ये WHO का जो मलेरिया वैक्सीन टेक्नोलॉजी रोड मैप गोल है कि ऐसी वैक्सीन बनाई जाए विथ एटलीस्ट 75% एफिकेसी, उसमें ये चीज़ ये पूरी उतर सकती है ये वैक्सीन। ओके, तो इसमें और कुछ तो नहीं था। नेक्स्ट आते हैं US पाक एंड F-16 पैकेज। तो अभी क्या है कि US ने पाकिस्तान को अभी $450 मिलियन का पैकेज दिया है फॉर लाइफ टाइम अपग्रेडेशन ऑफ पाकिस्तान F-16 फ्लीट।
तो इसके ऊपर हमने अपने कंसर्न्स जताए हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप तो हमारी फेवर वाली कंट्री हो, आप उधर कर रहे हो, है ना। तो अब आप देखोगे कि अभी थोड़ी देर पहले जो हम इंडिया की ये बहुत तारीफ़ कर रहे थे ना कि किस तरीके से अपना न्यूट्रल स्टैंड बना के चल रही है, तो उसी का एक तरीके से ये रेपरकशन है। ओके, और इसका नाम जो है इस डील का, इस पैकेज का, इसका नाम है F-16 केस फॉर सस्टेनमेंट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। तो अब उन्होंने तो हमको क्या कहा है, ये एक्चुअली में लेटेस्ट यूएस का F-16 पैकेज है पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें तो है ना कोई भी अलग से कोई सेल वगैरह नहीं हो रही है, बस अपग्रेडेशन किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए, और कुछ खास नहीं है। ये एक्चुअली में ट्रंप ने जब डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड कर दिया था 2018 में, और ये कह के कि हमने आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए पाकिस्तान को और आपने हमको केवल झूठ और डिसीट, धोखा दिया है, तो उसके बाद में ये पहला अमेरिकन मिलिट्री असिस्टेंस है जो पाकिस्तान को जा रहा है। तो वही बात है कि अब दिल्ली जो है भले वो रह ले ज़ीरो सम गेम से थोड़ा दूर, और वेस्टर्न सैंक्शंस जो लग रहे थे ऑयल पे, तो हमने अभी शायद 1-2 दिन पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि प्राइस कैप लग रहा है, लेकिन इंडिया उसको नहीं मानेगी, है ना, सैंक्शंस को नहीं मानेगी, तो ऑयल हम रशिया से अपना लेते रहेंगे, और हर कहीं आप अपने दोस्त बनाना चाह रहे हो तो फिर यूएस को भी कोई रोक नहीं सकता है कि वो एक नॉन नेटरली यानी पाकिस्तान से इस तरीके से उनको भी रिझाए या फिर उनकी हेल्प करे। ओके, तो ये जो लाइफ टाइम अपग्रेड है, इसमें वही बोला कि कोई नई कैपेबिलिटीज़, वेपन्स या म्यूनिशंस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके, उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को कोट किया है कि जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को ये अपग्रेडेशन दिया जा रहा है, और यूएस के साथ में वही कि वो अपने इंटरऑपरेबिलिटी बनाए रखें, है ना, और जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स चल रहे हैं उसको बनाए रखें। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी मिलिट्री बैलेंस चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये अचानक से अभी स्टेप क्यों आ रहा है, तो जो ये अचानक से रिवर्सल है इसका ये है ना, खासकर ऐमान अल जवाहिरी का जो किलिंग हुई है काबुल में, उसके बाद ही मतलब ये चीज़ देखी गई है, और उसके बाद में क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे कि अचानक से मतलब किसने ऐसा इंटेलिजेंस दे दिया कि जो ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, और अलकायदा की चीज़ ये चीफ जो थे अल जवाहिरी, और इनके ऊपर किसने इंटेलिजेंस दे दिया कि मतलब एक बहुत पॉश हाउस में अंदर जाके इन्होंने ड्रोन अटैक कर दिया। ओके, और इसके अलावा जो पहले लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, इमरान खान, उन्होंने वैसे मना किया था कि कोई भी हम मतलब अमेरिका के साथ में एयर स्पेस वगैरह राइट्स जो हैं उसको नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। तो अचानक से ये चेंज क्यों आ गया यूएस के एटीट्यूड में, तो इमरान खान ने ही पहले ये एलिगेशंस लगाए थे कि जो उनका आउस्टर हुआ अचानक से वो हटा दिए गए, और तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं यूएस का उसमें हाथ था। ओके, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और जो अभी भी पीएम है वहाँ पे, अभी जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उन्होंने अभी भी यूएस से अच्छे टर्म्स बनाए हुए हैं। ओके, और अब इमरान का भी एक कुछ रीसेंट कमेंट्स आए हैं एक इंटरव्यू में कि वो एंटी यूएस नहीं है, और इनफैक्ट वो कई सारे यूएस ऑफिशियल्स से टच में रहे हैं, तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस अब इम्प्रूव हो रहे हैं, और अभी पाकिस्तान के सभी लोग एक तरीके से, वहाँ की मिलिट्री, वहाँ के रूलिंग पॉलिटिशियंस, अपोजिशन, वो सब यूएस के साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ओके, तो अब कुछ ऑब्जर्वर्स ये मान रहे हैं कि इसका दूसरा रीज़न हो सकता है ये कि जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसकी वजह से एकदम से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल गई हैं, और जो चाइना का होल्ड था पाकिस्तान पे वो यूएस उसको तोड़ना चाह रहा है, तो इसलिए वो अपने स्वीटनर्स यानी वही है कि अपने तरीके से इनको अब रिझा रहा है ना। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी वैसे ज़्यादातर चाइनीज़ JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू F-16, लेकिन जो पाकिस्तान है वो फिर भी मतलब अमेरिकन एयरक्राफ्ट के ऊपर रिलाय कर रहा है, और ये चीज़ जो इंडिया पाकिस्तान का 2019 में स्कर्मिश हुआ था उसमें भी ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट हुई थी। ओके, तो
जो ब्रिगेडियर हैं यहाँ के वो राहुल भोसले एक ब्रिगेडियर हैं, तो वो एक ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं सिक्योरिटी रिस्क एशिया। तो अब उनका कहना ये है कि जो ये सस्टेनमेंट प्रोग्राम है, अब नाम याद मत रखिए उनका, पर आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि एक व्यू याद रख सकते हैं कि जो सस्टेनमेंट प्रोग्राम है, इससे जो कन्वेंशनल डिटरेंस रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो और ज़्यादा इन्हांस होगा। और लास्ट जो हमारा हवा में या एरियल स्कर्मिश हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो 2019 में, जो अभी आपको बताया, वो फरवरी 29 में हुआ था। और उस टाइम पे जो हमारे पायलट थे, IAF पायलट, वो अभिनंदन वर्तमान, तो आपको सबको इनका पता ही होगा आई होप। और ही वॉज ब्रॉट डाउन बाय MiG-21, सो ही वॉज फ्लाइंग MiG-21। तो इससे समझ में आ रहा है कि अब हम MiG चला रहे थे, तो अब वो US का F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो आगे के एनकाउंटर्स में यूज़ कर ही सकते हैं। ओके और एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पैकेज है, ये एक US का सिग्नल है इंडिया और पाकिस्तान के लिए कि जो बहुत टाइम से इम्पास चल रहा है उसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है, वरना US और चाइना इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान को भड़काते रहेंगे। ओके, लास्ट फॉर टुडे इज व्हाई झारखंड वांट्स टू डिफाइन द लोकल विथ 1932 एज द कट ऑफ फॉर डोमिसाइल। अब ये क्या बात है, एक्चुअली में झारखंड कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल को अप्रूव किया है, दैट इज लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड बिल। और इसका पूरा नाम जो भी अब वहाँ का PSC देना चाहता है, तो ये प्लीज़ नाम आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर है। तो ये बिल काय के लिए है, फॉर डिफाइनिंग अ लोकल, और इसमें कट ऑफ ईयर जो है वो 1932 को रखा गया है फॉर द प्रूफ ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ओके, तो अब ये बिल क्या है, ये बिल कहता है कि एक लोकल उस इंसान को माना जाएगा जिसका नाम या उसके एंसेस्टर्स का नाम का जो रिकॉर्ड है वो सर्वे या फिर 1932 के खतियान में, ओके, आई थिंक इट्स सम सॉर्ट ऑफ खाता टाइप ऑफ थिंग ओनली, कोई बुक वगैरह, तो उसमें इनका नाम रिकॉर्ड रहेगा। और जो लोग लैंडलेस हैं और वहाँ के लोकल हैं, तो उनको आइडेंटिफाई वहाँ की ग्राम सभा करेगी बेस्ड ऑन द कल्चर, लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, तो बीच में कुछ पॉलिटिक्स हुई है, उसको छोड़ के हम ये देखेंगे कि ये 1932 का कट ऑफ क्यों सेट किया है। तो ये बिल का कहना है कि ये एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि जो लिविंग कंडीशंस और कस्टम्स है और ट्रेडिशंस है, सोशल डेवलपमेंट है वहाँ के लोकल यानी कि वहाँ के मूलवासी इसका, ओके, और जो लोग वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के हैं उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ड्यू टू प्री एंड पोस्ट 1932 माइग्रेशन। तो 1932 में इस यहाँ से कई लोग जो है वो माइग्रेट किए थे, जिसकी वजह से उनकी लिविंग कंडीशंस वगैरह पे काफ़ी असर पड़ा है। और जो परसेंटेज ऑफ पीपल हैं ऑफ STs और जो वहाँ के मूल वासीज हैं उनका काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है आफ्टर 1941 सेंसस। ये चीज़ कंटिन्यूसली देखी जा रही है। तो अब ये इनका कहना है कि अगर लोकल पर्सनस को आइडेंटिफाई किया जाता है तो ये बहुत एक्चुअली नेसेसरी था, ताकि उनको सोशल कल्चरल एजुकेशनल सर्विस और बाकी सारे बेनिफिट्स दिए जाएँ। तो अब बिल ने ये भी बता दिया है कि इन लोकल्स को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इनको जैसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर देयर लैंड हो गया, फिर अगर उनका कोई स्टेक ऑन द लोकल डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स, लेक और फिशरीज और कल्चर और कमर्शियल एंटरप्राइजेस को लेके, और उनके राइट्स ओवर एग्रीकल्चर, इंडेप्टेडनेस या फिर कुछ लोन्स वगैरह लेना है, या फिर लैंड रिकॉर्ड के मेंटेनेंस, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए, तो ये सारे राइट्स इनको मिलेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द वीडियो ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।